नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का नाम है जादुई समुद्र। दरियापुर गांव में वसंत नाम का एक नौजवान नाविक रहता था। दरियापुर गांव की सीमा में आने जाने के लिए लोगों को नाव का ही सहारा लेना पड़ता था। वसंत एक सीधा साधा नाविक था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बूढ़ी माँ थी। वसंत बेहद गरीब था। वसंत के ऊपर दरियापुर गांव के लगभग सभी लोगों का कर्जा चढ़ा हुआ था। आज वसंत अपनी नाव के पास पहुंचा ही था कि तभी गांव का सेठ तुकाराम कुछ लोगों के साथ उसके पास आकर धमकाने लगा। तुकाराम, बस बहुत हो गया, अब मामला बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। समझ गया? पूरे 6 महीने हो गए मुझे बेवकूफ बनाते हुए तुझे। आज मैं अपने पैसे ले जाकर ही रहूंगा, समझा? वसंत, मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दो सेठ जी। आप तो जानते ही हो कि इस वक्त धंधा कितना मंदा चल रहा है। तुकाराम, अबे तेरा धंधा कोई मंदा नहीं चल रहा। सच तो यह है कि तू मेरे पैसे देना ही नहीं चाहता। नदियांपुर गांव में आने के लिए और जाने के लिए नाव का ही सहारा लेना पड़ता है। ऊपर से ये इलाका टूरिस्ट इलाके में भी आता है। सैलानियों की कोई कमी नहीं है यहां पर। तेरा धंधा मंदा कैसे पड़ सकता है बे वसंत? सेठ जी, सारे गांव वाले जानते हैं कि मेरी किस्मत कितनी फूटी हुई है। मैं बड़ी मेहनत से पाई पाई इकट्ठा करता हूं, लेकिन वो पैसे किसी न किसी वजह से मुझसे खर्च हो जाते हैं। वसंत पर सेठ धनीराम वसंत का मजाक उड़ाते हुए अपने लोगों को देखकर बोला। सेठ, अरे सुना तुम लोगों ने, यह बड़ी मेहनत से पाई पाई जोड़कर रकम इकट्ठा करता है और इसे खुद नहीं पता कि इसके पैसे कहां खर्च हो जाते हैं। इतना कहकर धनीराम गुस्से से वसंत की ओर देखकर बोला। सेठ, ये क्यों नहीं कहता कि तू एक नंबर का अय्याश है? सारे पैसे अय्याशी में खर्च कर देता है। बेवकूफ आदमी, तुझे कोई और नहीं मिला बेवकूफ बनाने के लिए? वसंत, नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए सेठ जी। दरियापुर के सारे लोग जानते हैं कि मैं कितना शरीफ हूं। मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरी बूढ़ी माँ रहती हैं। सेठ, मैंने तुझसे ये नहीं पूछा कि तेरे घर में कौन कौन रहता है, समझ गया? अरे तेरे घर में तेरी बूढ़ी माँ रहे या तेरी पत्नी, मुझे इससे क्या। मुझे तो बस मेरे पैसों से मतलब है। और रहा सवाल तेरे शरीफ होने का, अरे तूने तो सारे गांव से कर्जा ले रखा है और जहां तक मुझे जानकारी है तो उन्हें किसी के पैसे नहीं चुकाए। वसंत, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए सेठ जी। मैं वादा करता हूं कि मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। सेठ, ठीक है, लेकिन इस बार मैं तुझे 10 दिन से ज्यादा की मोहलत नहीं दे सकता। 10 दिन के अंदर अंदर अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले ना, तो मैं तेरा मकान तुमसे छीनकर तुझे धक्के देकर तेरे मकान से बाहर निकाल दूंगा। समझ में आ गई। वसंत को एक बूढ़ा आदमी मिला और बोला, कहने का मतलब यह है बेटा, अब तुम मुझे इस नदी के दूसरे किनारे पर छोड़ देना। वसंत, तो सीधे सीधे ये कहिए ना बाबा कि आपको दूसरी सीमा पर उतरना है। ठीक है बाबा, 200 लगेंगे। बूढ़ा, मैंने सुना है कि तुम बूढ़े और गरीब यात्रियों से पैसे नहीं लेते। बसंत, सही सुना है बाबा, लेकिन क्या करूं, लगता है मुझे अपने नियम और कायदे बदलने पड़ेंगे। फिर बाबा धीरे से सोचकर बोले, लेकिन मुझे तो सिर्फ तुम्हारी ही नाव पर बैठना है, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं तुम्हें देने के लिए। अगर तुम मुझे वहां तक छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। मेरी पत्नी वहां पर इंतजार कर रही है। बूढ़े की बात सुनकर वसंत को उसके ऊपर तरस आ गया था और बीच रास्ते में ही बूढ़ा पानी में कूद गया और उसको बचाने के लिए वसंत भी पानी में कूदा। तब उसको एक अलग ही अनुभव हुआ। तभी एक पेड़ से आवाज आई, डरो मत, अगर तुम मेरा ये काम करोगे तो मैं तुम्हें आगे का रास्ता बता दूंगा। वसंत ने डरते डरते उस पेड़ की मदद की। तभी अचानक वसंत के सामने एक बेहद सुंदर सोने की सड़क बन गई और वो रास्ता सीधा राजमहल जाता था। वसंत मन में बोला, अरे वाह, ये मैं कहां आ गया। वो बूढ़ा जरूर कोई मायावी व्यक्ति था। और जैसे ही वे राजमहल पहुंचा और देखा तो वहां सब कुछ सोने का था। वही नहीं, वहां के सैनिक भी सोने के थे। वसंत ने एक थैली में सैकड़ों सिक्के भर लिए। वो राजकुमार उसे उसी जादुई पेड़ के पास मौजूद उस छोटे से तालाब पर ले आया और वहां से वो अपनी नाव में दोबारा वापस पहुंच गया। वसंत जैसे ही उस तालाब के अंदर कूदा, उसने दोबारा खुद को नदी के बीच में पाया। वसंत उसी दिन वह सारा सोना शहर में बेच आया। उसने गांव में सबका कर्ज चुका दिए। देखते ही देखते
वसंत दरियापुर का सबसे बड़ा सेठ बन गया। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।